Good morning, dear students. We are discussing the chapter Accounting Equation. Yesterday we discussed about outstanding expense and prepaid expense. Today we will discuss some more transactions. Let's start. बच्चों क्वेश्चन में लिखा है मनोज स्टार्टेड बिजनेस. मनोज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, गुड्स एंड बिल्डिंग. बच्चों अकाउंटिंग इक्वेशन आपको पता ही है, फॉर्मेट आप इसका बना लोगे. एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. यहां पे लाइबिलिटी मींस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. तो ट्रांजेक्शन नंबर 1 है मनोज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2,30,000, गुड्स 1 lakh and building 2 lakh. Cash, goods and building. ठीक है बच्चों, मनोज स्टार्टेड द बिजनेस विद कैश, गुड्स एंड बिल्डिंग. 3 चीजें उसने लगाई है, कैश भी लगाया है, गुड्स भी वो लेके आया है, बिल्डिंग भी वो लेके आया है. अमाउंट सबकी दी हुई है. आपने शो करना है कि कहां कहां पर इफेक्ट पड़ेगा. अब देखिए बिजनेस में कैश आया है और लिखा है कितना आया है 2,30,000. तो कैश में हम क्या करेंगे प्लस, राइट. कैश कितना हो गया 2,30,000. सेकेंडली वो क्या लेके आए गुड्स. और बच्चों गुड्स को हम यहां पे क्या लिखेंगे स्टॉक. क्योंकि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में एसेट साइड हम गुड्स नहीं लिखते, बल्कि क्या हम टर्म यूज करते हैं स्टॉक. तो स्टॉक को कितने का लेके आया है, क्वेश्चन में क्लियर लिखा है 1 lakh. ठीक हो गया. और आगे लिखा है बिल्डिंग. बिल्डिंग भी वो उसने कैश, गुड्स और बिल्डिंग के साथ उसने बिजनेस स्टार्ट किया है. और बिल्डिंग की अमाउंट कितनी दी हुई है 2 lakh. ये भी एसेट है. बिल्डिंग हो गई 2 lakh. बच्चों ये तीनों ही एसेट्स है, कैश, स्टॉक, बिल्डिंग. एक बात का ध्यान रखना, मैंने पिछले चैप्टर में आपको कैपिटल के बारे में बताया था. कैपिटल क्या होती है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस. अब बिजनेसमैन जो इन्वेस्टमेंट करता है जरूरी नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश ही होगी. इट इज नॉट नेसेसरी. प्रोप्राइटर ओनर बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट करता है वो कैश की फॉर्म में भी कर सकता है, इन द फॉर्म ऑफ अदर एसेट्स भी कर सकता है. घर से वो फर्नीचर भी लगा सकता है, घर से वो गाड़ी भी लेके आ सकता है. इन्वेस्टमेंट किसी भी फॉर्म में हो सकती है. तो यहां पे देखिए उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है 230 वो कैश लेके आया है, 1 lakh का वो स्टॉक लेके आया है, 2 lakh की वो बिल्डिंग भी लाया है. तो टोटल कितना हो गया 5,30,000. उसकी टोटल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितनी उसने करी है 5,30,000. और इस 5,30,000 को हम क्या कहेंगे कैपिटल. यही तो कैपिटल होती है, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस. वो कैश की फॉर्म में भी हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ अदर एसेट्स भी हो सकती है. तो बच्चों कैपिटल में कितना लिखेंगे 5,30,000. ये लीजिए. क्लियर है. ऐसी कुछ और ट्रांजेक्शन हम डिस्कस करेंगे. आगे देखिए बच्चों, एक पॉइंट लिखा है ही परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल. हाउ मच 55,000. ही परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल ₹55,000. बच्चों ट्रांजेक्शन इजी है, बस यहां पर एक कंफ्यूजन है कि वेदर इट इज कैश परचेज और क्रेडिट परचेज. देखो गुड्स परचेज की है, कितने की परचेज की है 55,000. तो स्टॉक पर तो इफेक्ट पड़ेगा ऑब्वियसली. स्टॉक इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, स्टॉक विल इंक्रीज. माल खरीदा है हमने, तो स्टॉक में कितना प्लस करें 55,000. ठीक है बच्चों. अब अगला डिसीजन आपने ये लेना है कि वेदर इट इज कैश परचेज और क्रेडिट परचेज. क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन में क्लियर मेंशन नहीं है. बच्चों एक बात का ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कैश परचेज है, क्रेडिट परचेज है, तब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है. बट इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट
तो आपने ये एंश्योर करना है कि ट्रांजेक्शन में नेम इज गिवन और नॉट। जैसे हमने राहुल से माल खरीदा है, सप्लायर का नाम दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है? सप्लायर का नाम तो दिया हुआ है। किससे माल हमने खरीदा? ये राहुल से, ठीक है। अगर नेम दिया हुआ है तो हम एज्यूम करेंगे कि इट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इफ नेम ऑफ द सप्लायर और कस्टमर इज गिवन इन द ट्रांजेक्शन, देन वी एज्यूम इट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सोचकर देखिए बच्चों, प्रैक्टिकल लाइफ में नेम की जरूरत कहां पर पड़ती है? जब उधार ट्रांजेक्शन हो, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। आप मार्केट में किसी दुकान पर गए, किसी बुक सेलर के पास गए, आपने अकाउंटेंसी की बुक परचेज की और पेमेंट भी आपने कर दी, तो दुकानदार आपका नाम नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आप वही बुक उधार खरीदते हो कि जी पेमेंट में बाद में करूंगा, तो दुकानदार आपका नाम जरूर पूछेगा कि भैया आपका नाम क्या है। यानी कि नेम की जरूरत तब पड़ती है व्हेन द ट्रांजेक्शन इज ऑन क्रेडिट बेसिस। क्लियर है? तो यहां पे सप्लायर का नेम दिया हुआ है, दैट इज राहुल, तो वी आर एज्यूमिंग दैट इट इज क्रेडिट परचेज। ये बच्चों हमेशा ध्यान रखना, अगले चैप्टर्स में भी। अब देखिए यहां पे कैश पर इफेक्ट पड़ेगा? नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि हमने पेमेंट तो करी। अब जिस राहुल से हमने माल खरीदा है, राहुल हमारा क्या बन गया? क्रेडिटर। और क्रेडिटर को हम क्या ट्रीट करते हैं? लायबिलिटी। तो बच्चों लायबिलिटी में मैं एक कैटेगरी बना रहा हूं, क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स में कितना प्लस करेंगे? 55,000। एक तरफ हमारी एसेट इंक्रीज हो रही है और एक तरफ हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। क्लियर है बच्चों? ये आपको समझ आ गया होगा कि क्रेडिट परचेज कैसे मैंने एज्यूम किया, बिकॉज नेम ऑफ द सप्लायर इज गिवन। आगे देखिए, इसी से रिलेटेड एक और ट्रांजेक्शन है, लिखा है ही पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट। ही पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट 53,000। अब देखिए ध्यान से बच्चों, मैं थोड़ा रफली कर रहा हूं, मैंने आपको पहले भी कहा था। इस चैप्टर में जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको क्लियर बताया था कि हाउ टू प्रेजेंट, कि आपने प्रेजेंट कैसे करना है। हर ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन आपने निकालनी है, तो प्रेजेंटेशन ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब तो मैं रैंडमली कुछ ट्रांजेक्शन डिस्कस कर रहा हूं रफली। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है सो अकाउंटिंग इक्वेशन, तो आपने प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है। क्लियर है? अब लिखा है कि ही पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट ₹53,000। आपने देने कितने थे? 55 और दिए कितने हैं? 53। और लिखा है इन फुल सेटलमेंट। शायद इस तरह का पॉइंट मैंने पहले भी डिस्कस किया था, अब दोबारा बता रहा हूं। बच्चों कैश पर इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। पेमेंट के लिए हमने कैश इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? डिक्रीज, माइनस। मुझे नहीं पता पहले बैलेंस कितना है, मैंने पहले कह दिया, मैं रफली बता रहा हूं आपको। तो कैश में से कितना माइनस करें? 53,000 विच इज एक्चुअली पेड। एक्चुअल में पेमेंट तो हमने 53 की की है, तो कैश में से कितना माइनस करेंगे? 53,000। अगली बात, जो राहुल है हमारा क्रेडिटर, हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी, हमारे सिर का बोझ कम हो जाएगा, तो क्रेडिटर्स में से माइनस कर दें। ध्यान रखना वहां पे कितना माइनस करेंगे? पूरा 55। मेक इट क्लियर, लिखा हुआ है इन फुल सेटलमेंट, पूरा 55। उसका बैलेंस कितना रह गया? नील, जीरो। क्रेडिटर खत्म हो गया। अब यहां पर देखिए इस ट्रांजेक्शन में देने हमने 55 थे, दिए हमने 53 और हिसाब भी निपटा दिया। देखो हमारी फर्म को फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है? फायदा हुआ है। और कितने का हमें फायदा हो गया? 2000। इसको हम कहते हैं डिस्काउंट। एक टॉपिक मैंने आपको करवाया था, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, कि अगर हम क्विक पेमेंट करते हैं, जल्दी पेमेंट करते हैं, विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड पेमेंट करते हैं, तो कई बार हमें कैश डिस्काउंट मिल जाती है। मैंने आपको यह भी कहा था कि जो डिस्काउंट है वो एक पार्टी के लिए डिस्काउंट अलाउड है, वही दूसरी पार्टी के लिए डिस्काउंट रिसीव है। एक पार्टी के लिए एक्सपेंस है और वही डिस्काउंट दूसरी पार्टी के लिए इनकम है। तो हमारे लिए ये डिस्काउंट इनकम है, हमें फायदा हो गया। डिस्काउंट रिसीव है हमारे लिए, और कितनी है डिस्काउंट रिसीव? 2000। और क्योंकि हमें फायदा हुआ है, हमारे लिए इनकम है, तो इनकम को कैपिटल में क्या करेंगे? प्लस। ठीक है बच्चों,
मैंने बताया था आपको एक्सपेंस है या लॉस है, कैपिटल विल डिक्रीज, इनकम प्रॉफिट या गेन, कैपिटल विल इंक्रीज। तो 2000 की जो डिस्काउंट रिसीव है दैट इज इनकम, और इनकम से कैपिटल हमारी बढ़ेगी। तो देखो जो 3 जगह इफेक्ट पड़ा है, कैश, क्रेडिटर्स एंड कैपिटल। और अगर ध्यान से देखेंगे तो दोनों साइड, बोथ साइड्स इफेक्ट बराबर है। -55 प्लस 2 -53, और यहां पे भी कितना है -53। इट मींस अकाउंटिंग इक्वेशन विल रिमेन सेटिस्फाइड, दोनों साइड का टोटल मैच करेगा। आई थिंक इट इज क्लियर। और ट्रांजेक्शन करते हैं। लिखा है ही सोल्ड गुड्स टू वरुण, ही सोल्ड गुड्स टू वरुण। कॉस्टिंग ₹52,000। अब देखिए कैसे करना है। He sold goods to वरुण, कॉस्टिंग ₹52,000, और बेचा कितने का है 60,000 का। बिल्कुल इजी है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे स्टॉक में प्लस करें या माइनस करें। माल बेचा है, स्टॉक बढ़ेगा या कम होएगा? ऑब्वियसली कम होएगा, तो स्टॉक में से क्या करेंगे माइनस। अब मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट प्राइस है 52,000, सेलिंग प्राइस है 60,000। यहां पे क्या माइनस करेंगे? यहां पे हम माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस, दैट इज 52,000, क्योंकि ऊपर हमने अपना जो स्टॉक दिखा रखा है वो कॉस्ट पर दिखा रखा है। तो आज इसमें से अगर माइनस करेंगे तो कॉस्ट ही माइनस करेंगे, दैट इज 52,000। अब बेचा कितने का है 60,000। अब हमें सोचना पड़ेगा कि ये कैश सेल है क्रेडिट सेल है। देखो बच्चों क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन में कहीं क्लियर नहीं लिखा कि वेदर इट इज सोल्ड फॉर कैश और ऑन क्रेडिट। तो मैंने अभी आपको क्राइटेरिया बताया था कि क्या कस्टमर का नेम दिया हुआ है? यस, कस्टमर का नेम तो दिया हुआ है। किसको बेचा हमने? वरुण को। एंड इफ नेम ऑफ द कस्टमर इज गिवन देन वी एज्यूम इट इज क्रेडिट सेल। ये क्रेडिट सेल पाएगी। अभी मैंने बताया था कि नेम की जरूरत ही तब पड़ती है जब उधार बेचा। क्लियर है? तो वरुण हमारा क्या बन गया? डेटर, और डेटर को हम क्या ट्रीट करते हैं? एसेट। तो एसेट साइड में कैटेगरी बना रहा हूं डेटर, और डेटर में बच्चों क्या करेंगे? प्लस, और कितना प्लस करेंगे? 60,000। सेलिंग प्राइस हमने वरुण से कितने रुपए लेने हैं? 60,000 लेने हैं। अब आगे देखिए, इस ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? क्लियर पता लग रहा है कि प्रॉफिट हुआ है जी, और प्रॉफिट कितना हुआ है जी? 8,000, और प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगी, तो कैपिटल में भी क्या करेंगे? प्लस। हाउ मच? 8,000। देखिए बच्चों आप ये भी चेक कर लिया करो कि दोनों साइड में इफेक्ट बराबर डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं, तभी तो वो टोटल मैच करेगा। तो देखो -52 प्लस 60 कितना होता है? +1, और यहां पे इस साइड पे क्या है? +1। इट मींस अकाउंटिंग इक्वेशन विल रिमेन सेटिस्फाइड, टोटल ऑफ बोथ साइड्स विल टेली। क्लियर? इसी से रिलेटेड एक पॉइंट और लिखा हुआ है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। लिखा है रिसीव कैश फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट। रिसीव कैश फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट 59,000। लेने कितने थे बच्चों? 60। रिसीव कितने हुए? 59, और लिखा इन फुल सेटलमेंट। 1000 रुपए कहां गए? डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। अब देखिए कैश पर इफेक्ट पड़ेगा? यस। आप बच्चों सोचते रहना साथ साथ, बल्कि मेरे बताने से पहले आपको खुद सोचना है, तभी पक्का होएगा। कैश में प्लस करें माइनस करें? सोचिए। प्लस मिला है कैश, कितना प्लस करें? 59,000 विच इज एक्चुअली रिसीव। मिले तो 59 है, प्लस डेटर्स कम हो जाएंगे, अगले ने तो पेमेंट करी थी और वो भी फुल सेटलमेंट, तो डेट में से क्या करेंगे? माइनस, और कितना माइनस करेंगे बच्चों? पूरा 60। ध्यान रखना फुल सेटलमेंट, तभी तो बैलेंस 0 होगा उसका। ठीक चल रही है? अब देखिए इस ट्रांजेक्शन में हमें फायदा हुआ है नुकसान हुआ है?
जो डिस्काउंट है वो हमारे लिए डिस्काउंट अलाउड है या डिस्काउंट रिसीव है? बच्चों, 1000 की जो डिस्काउंट है हमारे लिए तो डिस्काउंट अलाउड है, हमने डिस्काउंट दी है। हमारे लिए एक्सपेंस या इनकम है? एक्सपेंस। और अगर ये एक्सपेंस है तो कैपिटल में से क्या करेंगे? माइनस। देखिए दोनों साइड इफेक्ट इक्वल है नहीं है? +59 -60 -1, और वहां पर भी कितना है? -1। मीन्स टोटल ऑफ बोथ साइड्स विल मैच, टोटल ऑफ बोथ साइड्स विल टैली। क्लियर? तो बच्चों बहुत सारे पॉइंट्स हो चुके हैं, लगभग जो भी बातें हैं डिस्कस हो चुकी हैं। एक आध पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। 2 पॉइंट मैं और डिस्कस कर रहा हूं जो मेरे को लग रहा है कि आपसे डिस्कस मुझे कर लेनी चाहिए। नंबर 1 है आउटस्टैंडिंग रेंट। वैसे ये पॉइंट कल भी डिस्कस हुआ था, आज दोबारा कर लेते हैं। लिखा है आउटस्टैंडिंग रेंट 3000। बच्चों दुकान हमने रेंट पे रखी है और 3000 जो रेंट है वो आउटस्टैंडिंग है। मैंने बताया था पेंडिंग है रिलेटेड टू करंट ईयर, बट हैज नॉट बीन पेड सो फार। पेमेंट नहीं करी हमने अभी तक। कैश पर इफेक्ट पड़ेगा? यस और नो? नो, पेमेंट तो करी नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कैश पर। ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट है ये हमारे बिजनेस के लिए एसेट है या लायबिलिटी है? सोचिए, बताया था मैंने, इट इज लायबिलिटी, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें देनी तो पड़ेगी। तो लायबिलिटी में मैं एक कैटेगरी बना रहा हूं। कौन सी कैटेगरी बना रहा हूं? यहां पे आउटस्टैंडिंग रेंट, और इसमें हम कितना प्लस करेंगे? 3000। ठीक है बच्चों, लायबिलिटी है। अब अगली बात मैंने आपको और बताई थी कि जो 3000 रुपए का ये रेंट है ये है तो करंट ईयर से रिलेटेड, और अगर ये करंट ईयर से रिलेटेड है तो ये एक्सपेंस भी है हमारे लिए। एक्सपेंस का मतलब मैंने बताया था आपको, कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस टू जनरेट रेवेन्यूज। पेमेंट हैज बीन मेड और नॉट डजंट मैटर। है तो ये खर्चा इस साल का, पेमेंट करी है नहीं करी है इट डजंट मैटर। और अगर ये एक्सपेंस इस साल का है तो हम इसे कंसीडर करेंगे, इससे कैपिटल क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ठीक है बच्चों, लॉजिक मैंने आपको बताया था। एक मैंने आपको ये भी कहा था कि वी फॉलो एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एंड अकॉर्डिंग टू एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर आर टेकन इनटू कंसीडरेशन वेदर पेड और नॉट। तो इस साइड कोई इफेक्ट नहीं होगा, इधर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और उधर कैपिटल हमारी डिक्रीज हो रही है, दोनों तरफ का टोटल मैच होगा। एक लास्ट ट्रांजेक्शन और कर रहे हैं बच्चों। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहां पे बिल्डिंग लिखा था, और बिल्डिंग में मैंने कितना लिखा था बच्चों? 2 लाख, राइट। इसी से रिलेटेड एक ट्रांजेक्शन दी हुई है, लिखा है डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग। डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग, हाउ मच? 10,000। बच्चों डेप्रीसिएशन के बारे में एक बार मैंने आपको पहले ही बताया था ब्रीफ में, आज दोबारा बता रहा हूं। एक होता है बच्चों एप्रीसिएशन, एप्रिसिएट करना, और एक होता है डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएट करना, अपोजिट है उसका। एप्रिसिएशन मीन्स इंक्रीज और डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्रीज। तो बिजनेस के अंदर हम बच्चों बिजनेस में हम नॉन करंट एसेट्स यूज करते हैं, जिनको हम फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं। जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स है, जैसे जैसे हम उनको यूज करते जाएंगे, टाइम बीतता जाएगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद कॉन्टिन्यूस यूजेज, व्हाट विल हैपन? द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स डिक्रीज। इनकी वैल्यू कम होती जाती है जैसे जैसे आप इनको यूज करोगे, जैसे जैसे ये पुरानी होती रहेगी, टूट फूट होती रहेगी, तो जो वैल्यू कम हो गई उसी को हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू कांस्टेंट यूज एंड एक्सपायरी ऑफ टाइम इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। बताया था मैंने आपको, गाड़ी ली है बिजनेस के लिए हमने 5 लाख की, 1 साल के बाद उसकी वैल्यू रहेगी 4,50,000।
50,000 वैल्यू उसकी कम हो गई। तो ये जो 50,000 वैल्यू कम हो गई, व्हाट इज दिस इज डेप्रिसिएशन। सोचकर देखिए, हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है या इनकम है? फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? इट इज एक्सपेंस और इनकम? ऑब्वियसली इट इज एक्सपेंस। बच्चों, कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जिनकी हम पेमेंट करते हैं इन कैश। दुकान हमने किराए पर ली है, रेंट पे करना पड़ेगा, इन कैश एक्सपेंस। वर्कर्स को सैलरी देते हैं, इन कैश। बिजली का बिल भरते हैं, इन कैश। डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस है, बट इट इज नॉन कैश एक्सपेंस। जो डेप्रिसिएशन है, इसकी आपने कोई पेमेंट नहीं करनी, इट इज नॉन कैश एक्सपेंस। बच्चों, बातें हम आगे डिस्कस करेंगे, अपने सिलेबस में एक चैप्टर आएगा डेप्रिसिएशन, वहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप मीनिंग तो समझ गए होंगे। अच्छा, एक बात आपको और क्लियर कर देता हूं, जितनी भी नॉन करंट एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स है, मैंने दो कैटेगरी बनाई थी, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो ये किस पर लगता है? केवल टेंजिबल पर। टेंजिबल डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स एक्सेप्ट लैंड। ये भी ध्यान रखना। फर्नीचर पर लगता है, यस। मोटर व्हीकल पर लगता है, बिल्डिंग पर भी लगता है। ये बिल्डिंग भी जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी, इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, लेकिन लैंड के ऊपर नहीं लगेगा। सोच कर देखिए, लैंड पर नहीं लगेगा डेप्रिसिएशन। फर्नीचर पर, बिल्डिंग पर, मशीन पर, मोटर व्हीकल पर। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स एक्सेप्ट लैंड। और लैंड पर क्यों नहीं लगेगा? बच्चों, लैंड हैज इनफाइनाइट इकोनॉमिक लाइफ। बाकी जितनी भी एसेट्स मैं आपको कह रहा हूं, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीन है, उनकी लाइफ होती है 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल। बट लैंड हैज इनफाइनाइट इकोनॉमिक लाइफ। उसको तो यूज करते रहो, करते रहो, करते रहो। तो दैट्स व्हाई डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज ऑन लैंड। लैंड को छोड़कर जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स है टेंजिबल, हम सब पर चार्ज करते हैं। क्लियर? चलो, मैंने कुछ ज्यादा ही बता दिया, ये बातें हमने आगे डिस्कस करनी है इन द चैप्टर डेप्रिसिएशन। नाउ कम टू द पॉइंट। लिखा है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग 10,000। तो बच्चों, बिल्डिंग की वैल्यू इससे बढ़ेगी, कम होगी? वैल्यू कम हो जाएगी। बिल्डिंग में से क्या करेंगे? लेस 10,000। क्लियर? अगली बात है, कैश पर इफेक्ट पड़ेगा? नो। मैंने कहा था इट इज नॉन कैश एक्सपेंस, हम पेमेंट थोड़ी कर रहे हैं। और कहां पर इफेक्ट पड़ेगा? सोचिए, खुद सोचना है बच्चों आपको। अभी मैं कह रहा था ये हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है या इनकम है? एक्सपेंस है। और अगर ये एक्सपेंस है तो फिर कैपिटल में से क्या करेंगे? माइनस। ये लीजिए, हो गया डबल इफेक्ट। एक तरफ बिल्डिंग कम हो जाएगी, उधर से कैपिटल कम हो जाएगी। दोनों तरफ का टोटल मैच करेगा। अकाउंटिंग इक्वेशन विल रिमेन सेटिस्फाइड। तो बच्चों, ये था टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन। जितनी भी पॉसिबल ट्रांजेक्शंस है वो सारी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, प्रैक्टिस आपने करनी है। और जितनी बातें मैंने इस चैप्टर में आपको बताई है, अब मेरे ख्याल से सारी बातें बताने के बाद किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट या प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। मैंने आपको कहा है कि इवनिंग में 4 to 5:30 कोई भी बच्चा कॉल कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। बच्चों, आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे ब्रेक रहेगा ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सको। नेक्स्ट टॉपिक, जो नया टॉपिक है, मंडे को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर मंडे को होगा। मंडे मीन्स 25th में। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।